बायोना लोसा एलियंट मार्क्वेस्ट परिवार की वैध बेटी के रूप में पैदा हुई थी। वह जहां भी जाती थी हमेशा नायक होती थी। हालांकि उसके पास अपार शक्ति थी, फिर भी वह हमेशा उसे कम आंकती थी और सबको अपने अधीन रखती थी। हालांकि यह सिर्फ एक भ्रम था। एक मूर्ख महिला। वह प्यार की इतनी चाहत क्यों रखती थी? वह क्यों चाहती थी जो उसका नहीं था? सब कुछ होते हुए भी वह हमेशा कुछ और क्यों चाहती थी? उसका बस यही ख्याल था कि अगर कोई उससे प्यार नहीं करता तो वह बस उस व्यक्ति को त्याग दो। और सब कुछ एक नाट्य नाटक की तरह देखने से नायक को यह कभी नहीं भूला कि वे एक ही व्यक्ति थे। एक सुबह मार्क्वेस के घर में बिस्तर पर एक छोटा सा हाथ बढ़ा। एक जाना पहचाना पर साथ ही अजीब सा एहसास। कमरा बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे याद था। खुद को आईने में देखकर उसे यकीन हो गया। उसने इस चेहरे को पहचान लिया। बियानोसा एलियंट और लिया भी। इससे उसके मन में सवाल उठा, क्या वह बियून की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म थी, या लिया उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी अपनी नीरस जिंदगी में कुछ एहसास ढूंढने के लिए, या शायद वो छोटी सी बियॉन्ड थी जो भविष्य की एक झलक देख सकती थी। ये सब बस एक सपना भी हो सकता था। लेकिन एक बात का उसे पूरा यकीन था, वो बियून लोसा एलियंट थी जिसने मरते वक्त दुनिया को कोसा था। लेकिन वो लिया भी थी जिसने अपने अंत तक एक शांतिपूर्ण जीवन जिया। और अब वो बियोन थी, छोटी सी बियोन जो खुद को आईने में देख रही थी। दो लोगों की यादें संजोए रखना कुछ अजीब और बेहद रहस्यमय था। और उसके विचारों में एक नौकरानी ने खलल डाला। जो कमरे में दाखिल हुई वह चौंक गई क्योंकि युवती पहले से ही जाग चुकी थी और खड़ी थी। उसने जल्दी से माफ़ी मांगी और कहा कि वह जल्द से जल्द नहाने की तैयारी करेगी। व्योन के जवाब देने से पहले ही नौकरानी भाग गई। शायद उसका पुराना स्वभाव ही इसकी वजह था, क्योंकि आखिरकार सब कुछ एकदम सही होना ही था। एकदम सही स्नान, एकदम सही तापमान, कपड़े, सामान, सब कुछ बड़े करीने से सजा हुआ। युवती के जागने से पहले ही सब कुछ एकदम सही होना था। और अगर एक भी छोटी सी बात भी योजना के अनुसार नहीं हुई तो युवती सारा दिन चिड़चिड़ी रहेगी। लेकिन यह कल तक की बात थी, क्योंकि आज कहानी अलग है। नौकरानी नहाने का पानी लेकर लौटती है और बियॉन्ड उसका नाम पूछता है। नौकरानी समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे या उस झंझट से कैसे बाहर निकले। लेकिन उसके खुरदुरे हाथों और उसकी त्वचा को देखकर वह शायद एक निम्न श्रेणी की नौकरानी थी। और बियाना को समझ नहीं आया कि उसे उसकी सेवा के लिए क्यों भेजा गया था। अंत में नौकरानी जवाब देती है कि उसका नाम मैरी है। बियान तो कहती है कि चूंकि वह मार्क्वेस की इकलौती वैध बेटी है, इसलिए मैरी जैसे किसी व्यक्ति को उस युवती की देखभाल नहीं करनी चाहिए। हताश होकर नौकरानी केवल माफ़ी मांगती है और कहती है कि यह मुखिया का आदेश था। नौकरानी की किस्मत बस इतनी थी कि आज युवती के शरीर में वह व्यक्ति नहीं था जो कल था, और इसी वजह से वह बच गई। बियॉन्ड पूछता है कि मुखिया ने वास्तव में क्या कहा था और वह कहाँ है। हताश होकर नौकरानी रोने लगती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा। कारण तो पता है, बस इतना कि उसे वहां भेजा गया था। बियॉन्ड को एहसास होता है कि वह नौकरानी से और कोई जानकारी नहीं ले पाएगी। खासकर उसकी हालत को देखते हुए वह बुरी तरह रो रही है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह मुश्किल से बोल पा रही है। कम से कम थोड़ा पानी तो पी ले और हिचकी बंद कर दे। नौकरानी उस युवती की चिंता से बहुत प्रभावित होती है और कुछ कह भी नहीं पाती। जब बियॉन्ड को एहसास होता है कि उसकी नरमी काम नहीं आई तो वह ज्यादा अधिकारपूर्ण तरीके से बात करने का फैसला करती है और नौकरानी को किसी और को बुलाने का आदेश देती है। नौकरानी, और यह कहते हुए जाहिर है नौकरानी किसी को बुलाने के लिए कमरे से बाहर भागती है। दो नई नौकरानियां उसकी सेवा के लिए आती हैं और बायोना सवाल करती है कि मुखिया ने ऐसा क्यों किया होगा, जबकि वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती है। वह किसी इतने अनुभवहीन व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए कभी नहीं भेजती जब तक कि कोई ज़रूरी काम न हो। और उसे यह भी ध्यान नहीं था कि मैरी नौकरानी नहीं बल्कि सिर्फ एक नौकरानी थी। वह फिर से पूछती है कि मुखिया कहाँ है, और वे कहते हैं कि वह मार्टिनेस के कमरे में है। और जैसे ही वह मार्टिनेस के कमरे की ओर बढ़ती है, नौकरानियां उसे रोकने की कोशिश करो क्योंकि अब वहां जाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि पुरानी बियॉन्ड ने अपनी सारी कूठा और गुस्सा उन नौकरानियों पर निकाला हो। हालांकि
बियॉन में कभी दिलचस्पी दिखाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही मुखिया था जिसने बचपन से उसकी देखभाल की थी, और इतनी स्वार्थी होने के कारण वह कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसकी नानी उसकी बजाय मार्टिनेस को प्राथमिकता दे। लेकिन आज की बियॉन, चाहे वह जो कुछ हो रहा है उसे देखने की अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर हो, यह सोचना बंद नहीं कर सकती कि यह सब बहुत बचकाना है। जैसे ही वह मार्टिनेस के कमरे के पास पहुंची, उसे चीखें सुनाई देने लगी। नौकरानियों ने उसे कमरे में घुसने से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे भविष्य की तैयारी के लिए यह जानना जरूरी था कि क्या हो रहा है। इसलिए उसने खुद दरवाज़ा खोलकर कमरे में घुसने का फैसला किया। अंदर घुसते ही उसे मार्क्वेस्ट और मार्टिनेस को हेडमेड द्वारा रोके हुए देखा। मार्क्वेस्ट ने बस अपनी पीठ फेर ली और कहा कि वह जा रहा है। इस बीच मार्टिनेस अपना आपा खोने लगी, क्योंकि वह बिना पीछे देखे ही चला जा रहा था, और मार्टिनेस के व्यवहार को ध्यान से देखने पर उसके और उस बियॉन के बीच, जो मर चुका था, समानता साफ दिखाई दे रही थी। सिर्फ दिखावे में ही नहीं, बल्कि खास तौर पर व्यवहार में भी। मार्टिनेस एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की इकलौती बेटी थी, और उसने 18 साल की उम्र में मार्क्वेस्ट से शादी कर ली थी। उच्च समाज में यह एक मशहूर कहानी थी, जहां हर कोई जानता था कि कैसे उसने सालों तक मार्क्वेस्ट का पीछा किया, जब तक कि आखिरकार वह उस पर मोहित नहीं हो गई। उसने न तो पैसे और न ही लोगों को बख्शा उसका प्यार पाने के लिए। हालांकि मार्क्वेस बेहद उदासीन व्यक्ति था, और वह सिर्फ उदासीन ही नहीं था, वह उसे किसी भी तरह का संपर्क बनाने से पूरी तरह बचता था। किसी को समझ नहीं आया कि उसने उससे शादी क्यों की, लेकिन कई लोगों का अनुमान था कि उसने उसे दिए गए भारी दहेज से जीत लिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मार्क्वेस के प्रति उसका जुनून और गहरा होता गया, और उसका प्यार पाने की बेचैनी में वह गर्भवती भी हो गई। हालांकि जो पैदा हुआ वह एक लड़की थी, और इसलिए वह उत्तराधिकारी नहीं बन सकी। यही कारण था कि मार्टिनेस अपनी बेटी से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसके मन में अगर लड़का होता तो वही वारिस होता, और मार्क्वेस आखिरकार उसकी तरफ देखता। लेकिन बियॉन जानता था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। मार्क्वेस को उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह समझाने की कोशिश भी करती तो भी मार्टिनेस कभी नहीं समझ पाती। पूरी तरह से उन्माद में मार्टिनेस बियॉन पर झपटी, उसे मारने की कोशिश में। हेडमेड ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की ताकि कुछ न हो। हालांकि आज़ाद होने के बाद बियॉन को एहसास हुआ कि उसकी मां सचमुच उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। खासकर इस बच्चे के शरीर में खुद को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प भागना था, और उसने यही किया। बाहर निकलने के बाद उसने गार्ड से कहा कि वह अपनी तलवार दरवाजे में घुसा दे ताकि वह अच्छी तरह बंद रहे और उसकी मां उसे खोल न सके। पागलपन के दौरे में मार्टिनेस अपने नाखूनों से दरवाजे को खरोचने लगी। बियॉन ने सोचा कि चाहे उसने अपनी सारी यादों को कितना भी खंगाला हो, उसने मार्टिनेस को उस स्तर तक पहुंचते कभी नहीं देखा था। यह शायद इसलिए क्योंकि मार्किस आज उससे मिलने आए थे। बियाना को लगा कि उसने जिंदगी में कभी मार्किस को मार्टिनेस के कमरे में नहीं देखा। वह अक्सर अपने ऑफिस और बेडरूम के सामने गार्ड तैनात करता था ताकि उसे अंदर न आने दिया जा सके। और इससे एक सवाल उठा, बियून का जन्म आखिर कैसे हुआ? वह दिखने में बिल्कुल मार्टिनेस जैसी थी। हालांकि उसके नाना या नाना के परिवार में किसी के भी बाल सुनहरे नहीं थे। क्या वह वाकई मार्किस की बेटी थी? यह अजीब था, क्योंकि मार्टिनेस तो मार्कस के प्रति आसक्त होने के कारण यह असंभव लग रहा था कि उसका किसी और पुरुष के साथ संबंध होगा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत वाकई शक पैदा कर रही थी। इसलिए बियॉन ने मार्क्वेस्ट से सीधे पूछने का फैसला किया। वह उसकी जायज़ बेटी थी या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार वह एक बार जिंदगी जी चुकी थी और नाकाम रही थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। गार्ड ने उसे दरवाजे पर रोका और पूछा कि वह वहां क्या कर रही है। उसने कहा कि वह अपने पिता से मिलने आई है, लेकिन गार्ड के उसे रोकने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर बटलर अचानक हुई इस घुसपैठ से दंग रह गया और उसने पूछा कि वह युवती वहां क्या कर रही है। इस बीच मार्क्वेस उसे बस उदासीनता से देखता रहा और बियॉन को समझ नहीं आया कि मार्टिनेस उसके जैसे किसी व्यक्ति से कैसे प्यार कर सकती है। वह डेस्क के पास आई और मार्क्वेस से पूछा कि क्या वह सचमुच उसकी जैविक बेटी है। हैरान होकर
उसने लिखना बंद कर दिया और पूछा कि उसका क्या मतलब है। बियॉन ने बस इतना कहा कि उसने बिल्कुल यही पूछा था, और उसने जवाब देते हुए पूछा कि क्या इस जवाब का वाकई कोई मतलब है और उसे अपना खेल कहीं और ले जाना चाहिए। फिर उसने कहा कि हो सकता है कि अभी यह उसके लिए कोई महत्वपूर्ण बात न हो, लेकिन अगर वह भविष्य में शीर्ष पर पहुंचना चाहती है तो यह एक ऐसी समस्या बन सकती है जिसका वह सामना नहीं करना चाहती। मार्क्वेस ने पूछा कि क्या वह महारानी बनना चाहती है। बेशक, हमारी नायिका साहसी है और उसने एक और सवाल के साथ जवाब दिया, क्या सिर्फ महारानी बनने की चाहत से कोई महारानी बन सकता है? फिर भी मार्क्वेस ने सवाल का जवाब न देने पर जोर दिया और उसने फिर कहा कि वंश परंपरा के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, कभी कभी एक घातक कमजोरी बन जाती है। वह इससे हमेशा के लिए निपटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह अक्सर ऐसा सुनती थी। वह सचमुच महारानी बन गई थी, लेकिन उसके वंश पर लगातार सवाल उठाए जाते थे। और इससे भी बदतर बात यह थी कि मार्क्वेस्ट ने उसके पिछले जन्म में इस मामले को कभी नहीं उठाया, जिससे सार्वजनिक कलह और बढ़ गई और उसके लिए अपनी इच्छित शक्ति हासिल करना मुश्किल हो गया। बियॉन ने एक बार फिर कोशिश की, यह कहते हुए कि वह इतनी मूर्ख नहीं है कि सीधे राग में चली जाए। अपनी कमजोरी को ढो रही थी और इसीलिए उसे एक बार और हमेशा के लिए यह जानना जरूरी था कि क्या वह एलेंट हाउस की वैध बेटी है। लेकिन फिर मार्क्वेस्ट ने जवाब दिया कि यह सवाल जवाब देने लायक नहीं है। आखिरकार नायक को समझ आ गया कि असल में मार्क्वेस्ट चुप नहीं था। उसने बस इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे कभी शक नहीं हुआ कि वह सचमुच उसकी बेटी है। चूंकि वह हमेशा से कम बोलने और कम भाव रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने और बाकी सभी ने उसकी चुप्पी का पूरी तरह से गलत मतलब निकाला। और सच तो यह है कि इस पूरे समय अतीत में उसे बस अपनी ही असुरक्षाओं का ही सताता रहा था, और इस तरह आखिरकार उसे इस बात की पुष्टि मिल गई कि वह सचमुच उसकी बेटी है। मार्कस बोनी को मुस्कुराते हुए देखकर हैरान था, लेकिन साथ ही वह थोड़ा गुस्से में भी लग रहा था। कम से कम अब हमें पता है कि उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव है। मार्कस द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बोनी ने बातचीत जारी रखते हुए कहा कि उसने पूछा था कि क्या वह महारानी बनना चाहती है, और सच तो यह है कि साम्राज्य की सभी अविवाहित महिलाओं में से कितनी महारानी बनने का सपना नहीं देखती। अपने दूसरे जीवन में वह भी महारानी के रूप में महामहिम के साथ खड़ी होना चाहती थी और मानती थी कि अगर वह उनके साथ खड़े होने के योग्य बन जाए तो वे परियों की कहानी की तरह हमेशा खुशी से रह सकेंगे। लेकिन अब जब वह जानती है कि उसका भविष्य क्या है, सिर्फ दुख और कोई प्यार नहीं, तो क्या वह अब भी उस पद की लालसा रखती है? क्या उसे उस पूर्व निर्धारित जीवन का एक पटकथा की तरह पालन करना चाहिए, या शायद अब वह तलाश करनी चाहिए कि वह वास्तव में क्या करना चाहती है? अतीत में वह गहराई से चाहती थी महारानी का पद। हालांकि यह भूमिका ऐसी नहीं है जिसे आप यूं ही चाहकर हासिल कर लें, क्योंकि इसमें कई लोग और हित जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा पद है जिसे अगर होना ही है तो वह शायद टाल न पाए। निशान से फिर पूछा गया कि क्या वह सचमुच यही चाहती थी, और एक बार फिर उसने एक और सवाल के साथ जवाब दिया, क्या उसकी इच्छा का कोई महत्व है? लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बातचीत जारी रख पाते, जो अब अनुत्तरित प्रश्नों का खेल बन गई थी, किसी ने अचानक कमरे में दाखिल हुआ। बटलर पूरी तरह से स्तब्ध था और वह केवल द मार्टिनेज शब्द ही कह पाया, जिससे मार्क्वेस अचानक तनाव में आकर खड़ा हो गया। उस क्षण बोनी को अपना अतीत याद आ गया। उस दिन की उसकी यादें ताज़ा हो गईं। जब वह उठी तो मुखिया वहां मौजूद नहीं था। उसने नौकरानियों से बहस की क्योंकि उसका मूड खराब था। उसने सारा गुस्सा फर्नीचर और घर के सामान पर निकाला, लेकिन कोई भी उसे रोकने नहीं आया। जब उसने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया, तभी बटलर उसी भाव के साथ उसके क्वार्टर में प्रकट हुआ। उसे नहीं पता था कि वह यह बात क्यों भूल गई थी, लेकिन उसी दिन मार्टियानिस का निधन हुआ था। अगली सुबह बहुत धूप खिली हुई थी। दुर्भाग्य से अंतिम संस्कार के लिए यह कितना सुंदर दिन था। जैसा कि प्रथा थी, मार्टियानिस के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसे एलियन परिवार के मकबरे में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार एक निजी दर्शन के बाद होगा, जिसमें केवल परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे, लेकिन शरीर को केवल अंतिम संस्कार के समय ही देखा जाएगा। सभी ने सवाल किया, असल में क्या हुआ था? मार्टियानिस की मौत कैसे हुई?
और चूंकि मार्क्वेस ने कुछ नहीं कहा था, तो शायद यह कोई बीमारी नहीं थी। लोगों की दिलचस्पी बस यही थी कि वे मार्टियन के शरीर को कैसे प्रस्तुत करेंगे। क्या वह मृत्यु के बाद भी सुंदर दिखेगी, जो कि ऐसे माहौल के लिए पूरी तरह से अश्लील और अनुचित था। हालांकि ताबूत खुलने से पहले ही मार्क्वेस आगे बढ़े और उसके ऊपर एक फूल रख दिया। सभी ने इसे घोर अनादर का संकेत माना। आखिरकार उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, आखिरी बार, और बस फूल को बंद ताबूत पर रख दिया। शायद वह सचमुच एक बेरहम आदमी था, और नायक हमेशा मार्क्वेस्ट को इसी तरह देखता था। लेकिन पहली बार वह उसे समझ पाई और उसे गलत समझना बंद कर पाई। अपने पिछले जन्म में, जब वह ज्यादा कुछ नहीं समझती थी और मानती थी कि यह सिर्फ उसकी उदासीनता है, उन सभी अफवाहों के साथ वह अंतिम संस्कार के दौरान बहुत परेशान हो गई थी और गुस्से में बाहर निकल गई थी। और जाहिर है उसने उसे रोका नहीं था। अब भी उसे विश्वास था कि वह उसे भी नहीं रोकेगा, लेकिन इस बार वह उसकी चुप्पी समझ गई। सच तो यह था कि मार्टिनेस ने खुदकुशी कर ली थी। जब नौकरानियां नहीं देख रही थी, तब उसने हवेली की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और चूंकि हवेलियां आधुनिक दुनिया की हवेलियों से काफी अलग थीं, इसलिए वह ऊंचाई काफी ज्यादा थी। जिन अंतिम संस्कारों में शवों को नहीं दिखाया जाता था, वे केवल संक्रामक रोगों के मामलों में या जब शव इतना विकृत हो जाता था कि उसे देखा नहीं जा सकता था, तब किए जाते थे। लेकिन उन मामलों में भी एक स्पष्टीकरण दिया गया था। यह इसलिए दिया जाना था क्योंकि उस साम्राज्य में आत्महत्या वर्जित थी। आत्महत्या करने वालों को अगले जन्म के लिए विदाई या आशीर्वाद नहीं दिया जाता था। मार्क्वेस के रूप में उन्होंने मौन का आदेश दिया। मृत्यु का कारण कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। अपने पिछले जन्म में भी नायिका को कभी पता नहीं चला कि उसकी मां की वास्तविक मृत्यु कैसे हुई, और इसलिए अपने पिछले जन्म की तरह यह हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि मार्टियानिस की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई, और यह मार्क्वेस की ओर से एक दयालुता का भाव था, भले ही यह उसके प्रति उदासीनता प्रतीत हो। दूसरों के सम्मान में उसने ताबूत को बंद रखा और फूल ऊपर रख दिया। बियॉन ने भी ऐसा ही किया और मार्क्वेस्ट के फूल के बगल में अपना फूल रख दिया। इससे पहले कि वह ताबूत से दूर हट पाती, एक आदमी जो उसे श्रद्धांजलि देने आया था, उसके पीछे खड़ा हो गया। यह काउंट पायसन थे, जो मार्टियानिस के पिता और बोनी के दादा भी थे। कांपते हुए उन्होंने भी ताबूत पर एक फूल रखा। नायक समझ गया कि उस पल वह उन लोगों में से एक था जो अपनी बेटी के खोने का सबसे ज्यादा दुख महसूस कर रहा था। जैसे ही काउंट खड़ा हुआ, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही गया, लेकिन उसके अंगरक्षक ने उसे खड़े रहने में मदद की। उनके जाने से पहले अंगरक्षक बस बायोन को घूरता रहा, और उसे समझ नहीं आया कि क्यों। न ही उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद थी। उसने सोचा कि चूंकि वह इतनी गौर से घूर रहा है, कुछ कहेगा, लेकिन वह बस मुड़ा और चलता रहा। इससे वह थोड़ी शर्मिंदा हुई क्योंकि उसे लगा जैसे कुछ उसके दिमाग में ही चल रहा हो। फिर भी वह अपनापन का एहसास बना रहा। मार्टिनेस अंतिम संस्कार लगभग 3 दिन चला, और आखिरी दिन शव को अंततः राख में बदलने के लिए श्मशान भेज दिया गया। बियॉन को याद आया कि जब वह अपने पिछले जन्म में छोटी थी और इस जन्म में पुनर्जन्म लेने से पहले भी ऐसे क्षण आए थे जब उसे अपनी मां का प्यार सचमुच चाहिए था। उसने अपना व्यवहार बदलने, ज्यादा प्यारा बनने, यहां तक कि लड़कों जैसा व्यवहार करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने कभी अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मार्टिनेस की नज़र सिर्फ मार्क्वेस पर ही थी। नायक ने तो यहां तक सोचा कि शायद वह मार्क्वेस जैसी दिखती है। मार्क्वेस किसी न किसी तरह, शायद तब उसकी मां उस पर ज्यादा ध्यान देती। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, उसे ये जवाब कभी नहीं मिलेंगे। और अब जब मार्टियंस इस दुनिया से बाहर हैं, तो मार्क्वेस को एक नई पत्नी ढूंढनी होगी, क्योंकि आखिरकार उसकी तो सिर्फ एक बेटी है और एक औरत को मार्क्वेस की उपाधि विरासत में नहीं मिल सकती। लेकिन अपने पिछले जीवन के बारे में सोचते हुए उस दिन तक जब वह पीछे मुड़ी, उसे याद नहीं आया कि मार्क्वेस ने कभी कोई नई पत्नी ली हो। शायद इसका मतलब था कि उसे मार्टियंस से उतनी नफरत नहीं थी जितनी लगती थी, या कम से कम उसे तो यही उम्मीद थी। हो सकता है कि उसकी मां को अगले जन्म में शांति मिले, अगर वह आदमी जिससे वह सच्चा प्यार करती थी उससे नफरत न करे। मार्क्वेस ने अंतिम संस्कार के तौर पर मार्टिनेस की अस्थियां बोनी को सौंप दी। अपने बालों का एक गुच्छा काटा और उसके बालों का एक गुच्छा काटा।
रक्त से सीधे बंधे सभी लोगों को अपने बालों का एक टुकड़ा अस्थि कलश में डालना था, जो मृत्यु के बाद भी एक संबंध का प्रतीक था। सामान्यतः काउंट पायसन के बालों को भी शामिल किया जाना चाहिए था, हालांकि क्योंकि वह उस दिन सदमे में थे, पहले दिन ऐसा नहीं हुआ था। एक महिला श्मशान घाट के बाहर इंतजार कर रही थी, कह रही थी, कम से कम उसे इतनी देर तो नहीं हुई। यह पिन की काउंटेस थी, बोनी की दादी। हालांकि उसने अपने पिछले जन्म में अंतिम संस्कार के पहले दिन भाग जाने के बाद से कभी भी उन्हें ऐसा नहीं समझा था। वह अपनी दादी से पहले कभी मिली भी नहीं थी। उनके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सच तो यह था कि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। पायसन की काउंटेस उससे शादी करने से पहले एक आम महिला थी। काउंट यानी उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था। काउंटेस उसके पति मार्टियानिस के पिता के बालों का एक गुच्छा देने आया था, क्योंकि उसे यह जानकर बहुत दुख होता कि वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। मार्कस ने उसे स्वीकार किया, बालों को राख के साथ एक टोकरी में रखा और उसे सील कर दिया। मार्कस राख लेकर बस चला गया। जब बोनी उसके पीछे गई तो काउंटेस ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या वह काउंट से मिलना नहीं चाहेगी। बाद में कुल मिलाकर वह उसे देखना चाहता था। बोनी को इस बात पर यकीन नहीं था। वह उसे कैसे देखना चाहता था, जबकि उसके जन्म के बाद भी उसने राजधानी में मुश्किल से ही समय बिताया था। और जब मार्टिनेस पागल हो गई तो वह फिर कभी उनके घर नहीं गया। फिर उसने पूछा कि काउंट उसे क्यों देखना चाहता है, और काउंटेस ने जवाब दिया कि वह उसकी एकमात्र रक्त संबंधी थी। अपने पिछले जन्म में बोनी को याद आया कि मार्टिनेस के निधन के कुछ ही समय बाद काउंट इतना टूट गया था कि उसकी भी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद वह चला गया। उसकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा उसे विरासत में मिला, लेकिन अधिकांश हिस्सा काउंटेस के लिए छोड़ दिया गया। चूंकि वह साधारण परिवार से थी, इसलिए सभी को शक था कि शायद उसने पैसों के लिए काउंट की हत्या कर दी होगी। यहाँ तक कि बोनी की नानी भी उसे लगातार अदालत में काउंटेस पर आरोप लगाने के लिए कहती थी। बोनी की गवाही के कारण काउंटेस पर कई आरोप लगे और न्यायाधिकरण द्वारा पूछताछ के दौरान उसका गर्भपात हो गया, क्योंकि काउंट की मृत्यु के समय वह गर्भवती थी। काउंटेस के साथ बातचीत पर लौटते हुए बोनी ने कहा कि वह काउंट की इकलौती खून की रिश्तेदार नहीं थी। स्वाभाविक रूप से काउंटेस ने इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह थी। तो बोनी ने पूछा, तो फिर काउंटेस के पेट में जो बचा था वह क्या था? क्या वह जहरीले खून का नहीं था? याद करते हुए बोनी को याद आया कि काउंट की मृत्यु इसी तारीख के 2 महीने बाद हुई थी। तो हो सकता है कि काउंटेस को अपनी गर्भावस्था का पता भी न हो। उसने काउंटेस से कहा कि वह शांत हो जाए, क्योंकि तनावग्रस्त रहने से बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। उसे बोनी की बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वह उस बच्चे को खोना नहीं चाहती, उसे अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए और शायद काउंट को जल्द से जल्द बता देना ही बेहतर होगा। हालांकि इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि काउंटेस और भी चिढ़ गया और बोला कि वह काउंट नहीं, उसका दादा है। नायिका चलती रही और कहती रही कि वह उसे जो चाहे बुला सकती है, और अगर वह उसे काउंट कहना चाहे तो कहेगी। काउंटेस परेशान रहा और सवाल करता रहा कि वे हमेशा उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। बोनी ने फिर पूछा, वे कौन हैं, मार्टिनेस और वह? क्योंकि उसके लिए परिवार अजनबियों के एक समूह से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी पुरानी जिंदगी में वह अपने माता पिता से सच्चा प्यार करती थी, वे ही उसकी पूरी दुनिया थे। लेकिन लिया के रूप में जीने के बाद उसने पहली बार सच्चे माता पिता के प्यार का अनुभव किया, और इससे उसे एक बात का एहसास हुआ, सिर्फ खून का रिश्ता होने से आप परिवार नहीं बन जाते। बोनी ने जाने का फैसला कर लिया। उसने पहले ही काउंटेस का बहुत ज्यादा समय ले लिया था। काउंटेस चिल्लाती रही, पूछती रही कि क्यों। बोनी उसे अपना परिवार नहीं मानती थी, लेकिन बोनी फिर भी चली गई। हवेली में वापस आकर मुखिया रो रही थी, बोनी के लिए तरस खा रही थी। सोच रही थी कि वह इतनी लाचार बच्ची को अब मामहीन अकेला कैसे छोड़ सकती है। बोनी को यह शोर समझ नहीं आया, क्योंकि जब उसकी माँ जिंदा थी तब भी वे दोनों मुश्किल से ही एक दूसरे से मिलते थे। वह चुप रही, जबकि दूसरी नौकरानियां आया से रोना बंद करने की विनती कर रही थीं। कह रही थी कि इस तरह तो वह बेहोश हो सकती है, और अगर वह नहीं होती तो उस युवती की देखभाल कौन करता। सभी नौकरानियों की बातचीत के बावजूद बोनी आखिरकार सो गई। हालांकि उसे आवाजें तेज होती सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हो।
काउंटेस ही थी जो बोनी से फिर बात करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि उसके और नानी के बीच बात बिगड़े, बोनी ने बीच में आकर पूछा कि आखिर क्या हो रहा है। उसने कहा कि वह आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि काउंटेस इतनी दूर से आ गए थे तो बेहतर होगा कि वह अभी अंदर आ जाए। नानी ने उसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बोनी ने सख्ती से काम लिया, जिससे नानी भी बेचैन हो गई। बोनी ने फिर दूसरी नौकरानियों से नानी को दूसरे कमरे में ले जाने को कहा और काउंटेस को बैठकर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। काउंटेस ने टिप्पणी की कि वह युवती उन अफवाहों से कितनी अलग लग रही थी जो उसने सुनी थी। मुख्य विषय से बचने की एक निराशाजनक कोशिश के साथ बोनी चिढ़ने लगी और उन्होंने उसे फिर से मुद्दे पर आने को कहा। काउंटेस ने बोनी से कहा कि वह बस एक बार अपने दादाजी से मिल ले, और जब से उसने यह कहने की धमकी देना शुरू किया, एक युवती अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, इसलिए बोनी ने अपने दादा से मिलने जाने का फैसला किया। काउंट के घर पहुंचने पर काउंटेस ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद वे बेहोश हो गए थे और होश में आने पर उन्होंने सबसे पहले बोनी के बारे में पूछा। जब उन्होंने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोला तो वे अपनी पोती को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पास आने को कहा। उसे पास से देखकर उन्हें एहसास हुआ कि काउंटेस ने काउंट को कभी नहीं मारा होता। उन्हें राज्य को कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अंदर था। बोनी का हाथ पकड़कर काउंट ने पूछा कि क्या वह ठीक है। बोनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि आखिरकार वह और मार्टिनेस कभी एक दूसरे के करीब नहीं रहे थे। वह यह भी नहीं कह सकती थी कि वे अजनबी हैं। कम से कम अपने पिछले जन्म में उसे अपनी माँ के लिए पछतावा था, लेकिन इस जन्म में उसे अपनी माँ के जीवन पर सिर्फ दया आ रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने भी अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा ही किया था, प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया था। अब उस बारे में सोचकर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि उसने उस समय ऐसा व्यवहार क्यों किया था। क्या प्यार वाकई इतना जरूरी था कि वे दोनों खुद को खो बैठे और बेवकूफ़ों जैसा व्यवहार करने लगे? और क्या अब वह अपनी पिछली जिंदगी की वही गलती दोहराने से बच पाएगी? या जब वह उसे दोबारा देखेगी तो क्या वह वही सारे फैसले दोहराएगी? जब बोनी विचारों में खोई हुई थी, उसके दादाजी ने उसे गले लगाया और माफ़ी मांगी। चाहे कितना भी दुख हुआ हो, उन्हें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए था। सब उनकी ही गलती थी और उन्होंने बोनी से रोने से मना किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि रोने वाला तो उसे नहीं। कम से कम यही तो उसने सोचा था जब तक उसने उसकी आंखें नहीं पोंछी, और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह रो रही है। कुछ समय साथ बिताने के बाद उन्होंने अलविदा कहा और काउंट ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे छोड़कर नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी भलाई के लिए जा रहा है और वह बस कुछ समय के लिए ही दूर रहेगा। उस मुलाकात के कुछ दिनों बाद बियाना की दिनचर्या सामान्य हो गई। उसकी नानी बहुत उत्साहित थी, उसके लिए कुछ पहनने के लिए चुनने की कोशिश कर रही थी। खुद से परे महल में प्रवेश करने को लेकर जरा भी उत्साहित नहीं थी। उसकी नानी ने उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, क्योंकि महल में प्रवेश करने के लिए उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती थी। ज्यादातर लड़कियां अपने वयस्क होने के उत्सव तक महल में कदम नहीं रखती। हालांकि चूंकि मिस बियॉन्ड को अपने जन्मदिन से पहले ही निमंत्रण मिल गया था, इससे साबित हो गया कि वह कितनी खास थी। नानी को कोई भी पोशाक पसंद नहीं आई। दरअसल वह तो सिर्फ इस आयोजन के लिए एक नई पोशाक बनवाना चाहती थी। हालांकि चूंकि यह आखिरी क्षण था, उसने नीले रंग की लेस वाली ड्रेस पहनने का फैसला किया, क्योंकि यही रंग उस युवती पर सबसे ज्यादा जंच रहा था। उस नीले रंग ने अतीत की एक ऐसी याद को ताज़ा कर दिया जिसके नीले बाल थे, जिसे वह बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपनी नानी से कह दिया था कि वह उसे नहीं पहनेगी। उसे उस रंग से नफरत थी। नीला आसमान की तरह कभी बियान का पसंदीदा रंग था, लेकिन अब वह उससे नफरत करने लगी थी। उस रंग से बंधे व्यक्ति को याद करना ही उसे झकझोर देने के लिए काफ़ी था। उसने सोचा कि शायद उससे हाल ही में हुई मुलाकात दादाजी ने उसे थोड़ा और कमज़ोर बना दिया था, और अब वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। और ऊपर से यह बात कि वह युवराज से मिलने महल जा रही थी, उसे बेहद परेशान कर रही थी। पहली बार की तरह फिर से उससे इतनी गहराई और बेतुकेपन से प्यार हो जाने की चिंता। क्या वह अब भी निर्विवाद रूप से सुंदर होगा? नानी ने उसके हाव भाव देखकर पूछा कि क्या युवती ठीक है, लेकिन बियॉन्ड ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा,
कि कुछ नहीं हुआ है और वह वापस कपड़े देखने लगी। उसने बियॉन्ड को हरे रंग की पोशाक पहनाई, उसके बाल और चेहरा संवारा और उसे बताया कि वह सचमुच साम्राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की है। और यह बात बियॉन्ड को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अपने पिछले जन्म में वह सचमुच मानती थी कि वह साम्राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की है। ऐसा नहीं था कि वह खुद को बदसूरत समझती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे गोरी भी नहीं थी। यह उपाधि किसी और की थी, हल्के नीले बालों वाली लड़की, वह लड़की जिससे युवराज को प्यार हो गया था। आधिकारिक कारण, क्योंकि महल में यह निमंत्रण सम्राट की ओर से मार्क्वेस की बेटी के प्रति संवेदना व्यक्त करने का एक संकेत था, जिसने अपनी मां को खो दिया था। लेकिन वह असली कारण जानती थी। सम्राट की केवल एक महारानी, 2 शाही पत्नियां और कई रखैले थीं। उनके 10 से ज्यादा बच्चे थे, जिनमें 6 राजकुमार थे, लेकिन केवल 2 ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने की क्षमता रखते थे। पहला सबसे बड़ा राजकुमार था, जो पहली पत्नी का पुत्र था। दूसरा अंतिम महारानी से उत्पन्न छठा राजकुमार था, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले हुई थी। वर्षों पहले सम्राट ने छठे राजकुमार को जन्म के समय ही युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वर्ष उनकी माता का निधन हो गया। नई महारानी एक शक्तिहीन साम्राज्ञी की पुत्री थी और साम्राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाने में असफल रही। परिणाम स्वरूप कुलीन वर्ग ने अपनी पहली पत्नी से जन्मे प्रथम राजकुमार को अगला उत्तराधिकारी बनाने का समर्थन करना शुरू कर दिया। प्रथम राजकुमार युवराज से 16 वर्ष बड़ा था, जो एक बहुत बड़ी असुविधा थी, लेकिन सम्राट छठे राजकुमार का समर्थन करने के अपने निर्णय पर अड़ग रहे। राजकुमार और छठे राजकुमार को मजबूत करने की सम्राट की योजना का पहला कदम कोई और नहीं बल्कि बियाना ही थी। एलियांट का घराना, जो पीढ़ियों से तटस्थ रहा था, सम्राट और कुलीनों दोनों के लिए बेहद प्रतिष्ठित था, लेकिन वे चाहे जो भी करे, वे मार्क्वेस्ट को कभी नहीं जीत सकते थे। इसलिए सम्राट ने मार्क्वेस्ट की बेटी बियोन के माध्यम से एक नया रास्ता चुना। नायिका अच्छी तरह जानती थी कि महल में उसकी यात्रा सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं थी। सम्राट को उसे वहां लाने के लिए एक बहाने की जरूरत थी, पर मार्टिनेस की मृत्यु ने उसे सही औचित्य प्रदान किया। उसने उसे लेने के लिए शाही गाड़ी भी भेजी, एक ऐसी गाड़ी जो केवल राजपरिवार या सम्राट द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित थी। इससे ही उसके इरादे सबके सामने स्पष्ट हो गए। एक बार फिर बियोन भाग्य के रास्ते पर चल पड़ी। युवराज को फिर से देखकर अपनी ही भावनाओं से डर गई। हालांकि अब वह एक नई महिला थी, अपने पिछले जन्मों के अनुभव से अधिक अनुभवी। उसे इस लापरवाही पर काबू पाने के लिए अपने दिल को मजबूत रखना था। वेयोंसे के मन में युवराज के लिए जो प्यार था, उसे याद करें और अपनी योजना को अंजाम देने के लिए होश में रहें। महल के रास्ते में गाड़ी के अंदर मार्क्वेस ने पहली बार पहले के विपरीत बियोंसे से बात की और पूछा कि क्या वह सचमुच बाकी सभी की तरह महारानी बनना चाहती है। हमेशा की तरह वे दोनों केवल तीखे शब्दों में ही बात कर पाए। बियॉन ने बस इतना पूछा कि क्या इस मामले में उसकी राय मायने रखती है, और मार्क्वेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर नहीं तो वह पूछ ही नहीं रहे होंगे। फिर भी नायक, उसने पूछा कि अब वह उसके बारे में क्यों चिंतित है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। उसने बस इतना कहा कि वह चिंतित है क्योंकि यह उसके बारे में था। बियॉन को याद आया कि उसके पिछले जन्म में उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, तब भी नहीं जब वह युवराज या महारानी बनी थी। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या वह यही चाहती थी। लेकिन चूंकि अब वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा था, शायद अब उसके लिए भी बदलने का समय आ गया था। उसने पूछा कि अगर वह महारानी नहीं बनना चाहती तो क्या होगा। अगर उसकी इच्छा महारानी बनने की नहीं थी, महारानी, क्या उसे सचमुच इसका अनुसरण करने की अनुमति होगी। सम्राट के मन में यह पहले से ही स्पष्ट था, आगे युवराज ही होंगे, जब तक कि उनमें कोई बड़ी अयोग्यता न हो, जो कि होने वाली नहीं थी। वह अनिवार्य रूप से युवराज ही बनेंगी। युवराज ने उन्हें प्रेम से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी शक्ति के कारण चुना था। सम्राट के पास भी बियोन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अगली युवराज और भावी महारानी बनने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थी। उन्होंने उनसे प्रश्न करने का निश्चय किया। फिर से पिता, अगर उसे महारानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो क्या यह सब यूं ही गायब हो जाता और कभी होता ही नहीं। आखिरकार मार्क्वेस ने कहा कि यह बहुत मुश्किल होगा।
इससे वह थोड़ी चिढ़ गई, क्योंकि अगर उसे पता था कि यह मुश्किल होगा तो पूछने की भी क्या जरूरत थी। उसी समय वे शाही महल पहुंच गए। मार्कस उसे नीचे उतारने के लिए सबसे पहले नीचे आए, और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा कि हालांकि यह मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। जरा सोचिए, ऐसा लग रहा था कि बर्फ जैसा ठंडा दिल पिघल रहा था और उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी थी। बाय ने नीचे उतरने के लिए उसका हाथ स्वीकार किया और सोचा, मार्कस का क्या मतलब था? असंभव नहीं। क्या इसका मतलब था कि वह उसकी मदद करेगा, या कुछ और था जो वह समझ नहीं पाई? उसे सचमुच पता नहीं था कि मार्कस क्या सोच रहा था। महल पहुंचने पर सम्राट के सामने दोनों की घोषणा की गई, जिन्होंने उन्हें कक्ष में प्रवेश करने के लिए कहा। बाय अभी भी इस जगह पर वापस आने से घबरा रही थी, एक ऐसी जगह जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। दर्शक दीर्घा और महल में ही, और जल्द ही वह शायद उसे इस जीवन में पहली बार देखेगी। बेयोन और मार्क्वेस गैब्रियल दोनों ने सम्राट से अपना परिचय दिया। सम्राट ने बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि यह अविश्वसनीय है कि बेयोन बिल्कुल उसके पिता की तरह दिखती है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कहा हो। वह हमेशा हंसते हुए कहते हाँ, लेकिन उस समय उसे अपना परिचय देना मुश्किल आता था। सम्राट ने उसकी फिर से प्रशंसा की और उसे पास आने को कहा। उसने स्वीकृति के लिए मार्क्वेस की ओर देखा और उसने सिर हिलाया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सम्राट ने उसकी उम्र पूछी और बेयोन ने जवाब दिया कि इस साल वह 11 साल की हो जाएगी। सम्राट ने कहा कि यह बिल्कुल सही है और वह अच्छी तरह समझ गई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि इस बार वह उसे पहले से ज्यादा पसंद कर रहा है। हालांकि यह अच्छी ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं रही। पहरेदारों ने युवराज के आगमन की घोषणा की। बेयोन उसे देखने से डर रही थी, उन सभी भावनाओं को फिर से महसूस करने और खुद को बर्बाद करने से डर रही थी। इस मूर्खतापूर्ण प्रेम पर, या शायद इस बार उसकी उपस्थिति का कोई मतलब ही न हो। राजकुमार उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सम्राट के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उसका रूप रंग उसकी यादों से कहीं कम उम्र का था, लेकिन यह बात समझ में आती थी। वह अभी केवल 14 वर्ष का था और उसकी यादों में वह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। फिर भी तब और अब उसका चेहरा सचमुच बहुत सुंदर था। बेयोन ने शालीनता से अपना परिचय राजकुमार से कराया और वह उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ। सम्राट ने उसे पास आने को कहा, क्योंकि ठीक है, और टिप्पणी की कि वे सचमुच एकदम सही जोड़ी लगते हैं। उसने पूछा कि क्या मार्क्वेस्ट भी ऐसा ही नहीं सोचता, लेकिन मार्क्वेस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सम्राट अपने सलाहकार की ओर मुड़ा, जिसने कहा कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ तक कि वे किसी पक्षी के पंखों के जोड़े जैसे लग रहे थे। यह पहली बार था जब नायिका ने सम्राट का यह रूप देखा था। उसे नहीं पता था कि वह हमेशा से ऐसे ही थे या वह बस बहुत व्यस्त थी, केवल युवराज पर ध्यान दे रही थी। सलाहकार उसे याद दिलाया कि दरबार में जाने का समय हो गया है। सम्राट बायोना की तारीफ करते रहे और कहते रहे कि इतनी प्यारी युवती से बात करते हुए शायद उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसे इतनी जल्दी जाने देना अफसोस की बात होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि वह थोड़ी देर बगीचे में ही रहे, क्योंकि वह पूरी तरह खिल चुका था। नायक को तुरंत एहसास हो गया कि यह सब पहले से तय था। उसके आने से पहले ही उन्होंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। सम्राट ने बायोना को सलाह दी कि जब तक उसके पिता दरबार में जाए वह बगीचे में ही इंतजार करे। हालांकि वह जाना नहीं चाहती थी, वह सम्राट की अवज्ञा नहीं कर सकती थी। उसने युवराज से महल में रास्ता ढूंढने और बगीचे तक ले जाने में मदद करने को भी कहा। युवराज ने सहमति जताई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ साफ तौर पर कांप रहा था, क्योंकि यह हिस्सा बिल्कुल उसके पिछले जन्म जैसा ही था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पिछले जन्म में यह कांपना उसके साथ समय बिताने की घबराहट से था। आज यह डर का कांपना था, उस इंसान का डर जो वह बन सकती थी। वे साथ साथ चलते हुए अपीड महल के बगीचे में पहुंचे, राजकुमारी का महल जो अब खाली पड़ा था। नायिका यह महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि सब कुछ उसके पिछले जीवन जैसा ही लग रहा था। यहाँ तक कि आसमान भी वैसा ही चमक रहा था और हवा भी ठीक उसी तरह बह रही थी जैसे उस दिन बह रही थी, मानो देवता उसकी स्थिति का मजाक उड़ा रहे हों। क्योंकि ठीक उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका आया,
जिससे राजकुमार के चारों ओर सफ़ेद पंखुड़ियां लहराने लगी, जिससे उसके चांदी जैसे बाल खिल उठे। दृश्य के लिए एकदम सही मेल। और उस पल, ठीक उसके पिछले जन्म की तरह, उसने बियॉन्ड के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाकर उसके बालों में गिरी एक पंखुड़ी को उठाया। और ठीक वैसे ही उसके पिछले जन्म में उसे प्रेस्टन साम्राज्य के युवराज और भविष्य के सम्राट बनने वाले सिरियस प्रेस्टीन से प्यार हो गया था। भले ही वह बार बार मरती, वह जानती थी कि वह उसे हमेशा याद रखेगी, क्योंकि उसने उससे इतना प्यार किया था कि अपनी जान दे दी। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे याद आया कि शुरू में वह उससे नफरत नहीं करता था। वह ज्यादा स्नेह दिखाने वाला नहीं था, लेकिन मार्कस की तरह उदासीन भी नहीं था। चूंकि वह पूरी जिंदगी युवराज के रूप में रहा था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। वह हमेशा उसके साथ शिष्टाचार से पेश आता था, और वह उस शिष्टाचार को प्यार समझने की भूल कर बैठी। अपने पिछले जन्म में उसे उससे कभी सच्चा स्नेह नहीं मिला, और कई बार इसलिए क्योंकि वह शिष्टाचार और प्यार में फर्क नहीं जानती थी। उसने गलतफहमी में युवराज के असली इरादों का पता उसे तब चला जब उसे किसी और से प्यार हो गया। उसे इस अंतर का एहसास तब हुआ जब वह अपनी प्रेमिका के साथ बाकी सभी के साथ उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग था। और शायद अगर उस पल उसने इसे स्वीकार कर लिया होता और उसे जाने दिया होता, तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन उस समय उसने उस स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी सारी नाराज़गी उस महिला पर डाल दी जिससे वह प्यार करता था। हालांकि वह उससे प्यार नहीं करता था, फिर भी वह हमेशा उसके साथ सम्मान से पेश आता था, अपनी पत्नी होने के कारण। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह उससे नफरत और घृणा करने लगा, और वह बस यही सोच पा रही थी कि वह उस दूसरी औरत की वजह से बदल गया है। और यह सब इसलिए था क्योंकि उस समय उसने सच स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नीले बालों वाली उस औरत के प्यार में पड़ने से पहले भी वह हमेशा उसे तिरस्कार की नज़र से देखता था। महल में उसके आने के अगले दिन उसकी नानी बहुत खुश होकर आई और बताया कि उस युवती को शाही महल से फूल मिले हैं। और इसके साथ ही नानी ने निष्कर्ष निकाला कि युवराज के मन में सचमुच उस युवती के लिए भावनाएं जगी होंगी। लेकिन बियॉन्ड सच जानता था, और वह साधारण उपहार इतना साधारण नहीं था। आखिरकार लियासा के फूल युवराज के प्रतीक थे, इसलिए यह संभव ही नहीं था कि युवराज ने उन्हें भेजा हो। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसे वे फूल मिले हैं। यह वास्तव में कोई उपहार नहीं था, यह सम्राट की ओर से कुलीनों के लिए एक संदेश था कि अगली युवराज का चुनाव पहले ही हो चुका है। खासकर इसलिए क्योंकि परिवार किसी भी राजनीतिक गुट से जुड़ा नहीं था, और बियाना मार्कस और उसके दादा काउंट दोनों की दासी थी। और चूंकि एक महिला को कुलीन घराने का उत्तराधिकार नहीं मिल सकता था, इसलिए उसके पति को मार्कस की उपाधि मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। उसे अपने पिछले जन्म में याद आया कि लगभग इसी समय एलियन के घराने का नया उत्तराधिकारी चुना जा चुका था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था, क्योंकि वह केवल युवराज के बारे में ही सोच पा रही थी। उसे इस बात से भी राहत मिली कि इस जन्म में उनकी मुलाकात में उसने उम्मीद से बेहतर तरीके से हालात संभाले। यहाँ तक कि जब बियान का दिल युवराज को देखकर धड़क रहा था, तब भी लिया के रूप में उसके जीवन की यादें उसे स्थिर बनाए रख रही थी। और इसी वजह से वह अपने पिछले जन्म की तरह उसके प्यार में पूरी तरह नहीं पड़ी। इस बात से परेशान होकर कि वह फिर से युवराज के बारे में सोच रही थी, बियॉन्ड ने कुछ और करने का फैसला किया। उसने टहलने का फैसला किया ताकि देख सके कि क्या वह अपना ध्यान थोड़ा भटका सकती है। अपने कक्ष से बाहर निकलते ही उसने देखा कि हवेली का बगीचा पूरी तरह से उपेक्षित, शायद इसलिए क्योंकि मार्टियनेस की नज़र सिर्फ मार्क्वेस्ट पर थी, और उसने घर की किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, जिसे बगीचा जंगल में बदल गया। इतनी अव्यवस्था के बावजूद उस जगह से शांति का संचार होता था। बियॉन्ड बगीचे में टहल रही थी, थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि चूंकि यह ठीक से नहीं रखा गया था, इसलिए वहां कोई जंगली जानवर हो सकता है। उसने उम्मीद नहीं की, क्योंकि वह उस जगह को एक ऐसे आश्रय में बदलना चाहती थी जहां उसे शांति मिले। लेकिन अपनी बात पूरी होने से पहले ही उसने पास की एक झाड़ी से आती हुई आवाज़ सुनी। बेशक उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यह एक भालू भी हो सकता है, लेकिन तार्किक रूप से सोचने पर, चूंकि वे एक हवेली के अंदर थे और यह राजधानी थी, तो शायद यह कोई बहुत बड़ा जानवर नहीं था। यह शायद एक बिल्ली या एक रैकून था, शायद एक छोटा खरगोश भी। हालांकि वह डरी हुई थी,
उसने उसका सामना करने और यह देखने का फैसला किया कि वह क्या है। जैसे ही वह झाड़ी से अलग हुई, उसे एक काले बालों वाला जीव दिखाई दिया जो लगभग एक बिल्ली जैसा दिख रहा था। और जब उसने उस जीव को झाड़ी से बाहर निकाला तो वह एक बिल्ली निकला, एक बच्चा हो। लेकिन उसे देखते ही उसे सबसे पहले लेहटुन के रूप में अपने जीवन का अपना पुराना कुत्ता याद आया। उसने सोचा कि वह बच्चा वहां कैसे पहुंच गया और वह कौन है। उसने उसके हर अंग की जांच की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, नौकरों ने उसे पुकारते हुए सुना। उन्हें चिंता थी कि अगर वह हवेली में बहुत ज्यादा भटक गया और उस युवती के कमरे में पहुंच गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बियॉन्ड खड़ा हुआ और नौकरानियों के सामने आकर पूछा कि आखिर उनका क्या मतलब है। नौकरानियों को हिचकिचाते हुए देखकर जवाब में नायिका ने स्पष्ट कर दिया कि वह यहाँ खिलवाड़ करने नहीं आई है। उसने कहा कि अब चूंकि मार्टिनेज का निधन हो चुका है, वह घर की नई युवती है, इसलिए यह बगीचा भी उसका है। और चूंकि नौकरानियां बिना अनुमति के उसके बगीचे में घुस आई थीं, तो उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे उसके सवाल का जवाब भी न दें। हताश होकर नौकरानियों ने माफ़ी मांगी और बेओन, इस डर से कि वे पास में मौजूद बच्चे को देख लेंगी, उसे अपने लबादे से ढक दिया और नौकरानियों से कहा कि वे तुरंत वहां से चले जाए क्योंकि वे बहुत शोर मचा रही थी। वह उनके जाने के बाद बेओन ने बच्चे की ओर मुड़कर पूछा कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। उसे ठीक से याद था कि वह उसके पिछले जन्म में कौन था। मार्टियानिस की मृत्यु के कुछ समय बाद मार्कस लैंड को हवेली में ले आए। हालांकि अपने पिछले जन्म में उसे लैंड के बारे में उसके आने के काफी समय बाद ही पता चला, और उस पिछले जन्म में वह लैंड से नफरत करती थी क्योंकि हवेली में उसकी उपस्थिति ने उसके अभिमान को चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि यह साबित हो गया था कि वह मार्कस की इकलौती संतान नहीं थी। खासकर इसलिए क्योंकि लैंड कहीं ज्यादा मार्क्वेस्ट को उससे ज्यादा पसंद करती थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वे पिता पुत्र हैं। उस समय उसके मन में, जबकि वह और मार्टियानिस उपेक्षित थे, मार्क्वेस्ट बस एक बाहरी बच्चे को उनके घर में ले आया। जिस दिन से उसे उसके बारे में पता चला, उस दिन से लेकर जब तक वह महल के लिए रवाना नहीं हुई, उसने लैंड को हर दिन सताया और नौकरानियों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। और चूंकि किसी ने उसे रोका नहीं और कईयों ने तो उसके व्यवहार को प्रोत्साहित भी किया, इसलिए उसने उसे और भी सताया। और लैंड ने सारी क्रूरता सहन की और खामोशी, यहाँ तक कि जब नौकर उसे धमकाते भी थे तब भी वह कभी जवाब नहीं देता था। वह बस उन्हें घूरता रहता था और उसकी खामोशी की वजह से उसे मार्कस की और भी ज्यादा याद आने लगी। और हर बार उसे और भी गुस्सा आता था क्योंकि मार्कस के लिए उसकी सारी नफरत लैंड पर निकल आती थी। और चूंकि मार्कस को भी उसकी क्रूरता की परवाह नहीं थी, इसलिए लांस के पास चुपचाप सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अजीब बात है कि उसके पिछले जन्म में, हालांकि लैंड ही हाउस का इकलौता वारिस था, मार्कस कभी नहीं बोला। उत्तराधिकार के बारे में एंट का घराना हमेशा कम जन्म दर से जूझता रहा था। उसने सुना था कि मार्कस का एक छोटा भाई था, लेकिन उसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। फिर भी उसे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। अगर लैंड सचमुच मार्कस का बेटा था तो उसने उसके द्वारा फैलाई गई नफरत और यातना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय मार्कस ने बस इतना किया कि लैंस को एनेक्सी बिल्डिंग में भेज दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसे केवल न्यूनतम कुलीन शिक्षा मिले। लेकिन अब कहानी अलग थी। इस जीवन में उसने लैंड को कभी प्रताड़ित नहीं किया था और उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था, खासकर अब जब उसे एहसास हुआ कि वह उसके पुराने पिल्ले केरुन से कितना मिलता जुलता है, और इसलिए वह उसकी देखभाल वैसे ही करना चाहती थी जैसे वह अपने छोटे कुत्ते की करती थी। बियॉन्ड ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि अगर वह उसका पुराना रूप होती तो शायद वह इतनी आसानी से नहीं बचता, क्योंकि उसे उससे टकराना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उसके पिता की तरह उसने कोई आवाज़ नहीं की। उसने उसके जख्मों पर मरहम लगाने का फैसला किया, लेकिन चूंकि उसकी नानी उसके कमरे में थी, इसलिए वह उसे वहां नहीं ले जा सकी। उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसे एक जगह याद आई जहां वह उसकी चोटों का इलाज कर सकती थी, और लांस उसकी दयालुता से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसके पिछले जन्म में लांस उससे 4 साल छोटा था, लेकिन चूंकि उसने उसे बहुत बाद में देखा था, वह मार्क्वेस से भी लंबा हो गया था। इस छोटे से पिल्ले को देखना अद्भुत था जो अब इतना मजबूत और लंबा आदमी बन गया था। जब वे घने बगीचे से गुजर रहे थे
नौकरानियां अभी भी लांट को बेचैनी से ढूंढ रही थी। बायोन ने देखा कि वह कितनी मुश्किल से बचने की कोशिश कर रहा था। उन्हें वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। तभी उसने एक नौकरानी को अपना धैर्य खोते हुए सुना और कहा कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। नायिका को एहसास हुआ कि लांस के साथ शायद नौकरानियों ने उसके पिछले जन्म में उसे सताने से पहले ही बुरा व्यवहार किया होगा, लेकिन यह समझ में नहीं आया। अगर वह मार्क्वेस्ट जैसा दिखता था तो नौकरानियां उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? वह कोई उपद्रवी नहीं लग रहा था। वह बस चुपचाप खड़ा था, कांप रहा था। उसमें कुछ बहुत गड़बड़ थी। हवेली और बियॉन ने तय किया कि वह इसकी तह तक जाएगी। चूंकि मार्क्वेस्ट घर के कामों में कम ही दखल देता था, बटलर और मुखिया ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, खासकर जब से घर के सभी नौकर उसकी नानी की निगरानी में थे। पूरी हवेली पार करने के बाद बियॉन ने एक दरवाज़ा खटखटाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह इस बच्चे का इलाज कराने के लिए बिना किसी को पता चले कहाँ ले जा रही थी। वह कहाँ गई? मार्क्वेस्ट के ऑफिस में। हाँ, सच में, वह उसे वहां ले गई। सब दंग रह गए। बटलर को नहीं पता था कि वे क्यों आए हैं, और ना ही मार्क्वेस्ट को, और बियॉन बस बैठ गया और बटलर से तुरंत पट्टियां लाने को कहा। बियॉन ने देखा कि मार्क्वेस्ट उनकी पिछली बातचीत के बाद से उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, और यह उसके पिछले जीवन की तुलना में बिल्कुल अलग था। बटलर पट्टियां लेकर आया और कहा कि लड़के के हाथों पर लगे सारे घाव किसी खरोंच जैसे लग रहे थे, तीखे, और उसके गाल साफ लाल और सूजे हुए थे। शायद किसी ने उसे मारा था। नायिका को एहसास हुआ कि ऐसा तब हुआ होगा जब उसने उसे झाड़ियों से बाहर निकाला, और किसी भी समस्या से बचने के लिए उसने उसके गालों के बारे में सच बताने का फैसला किया। उसने बताया कि जब उसने उसे झाड़ियों में पाया था तो उसने उसके गालों को पकड़ा था और गलती से वे निशान पड़ गए थे। उसकी त्वचा शायद बहुत संवेदनशील थी और किसी को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा न हो। बटलर के खत्म होते ही उसने यह सवाल पूछा। घावों की देखभाल करते हुए उसे उसके कमरे में एक केक लाना चाहिए, और जाने से पहले उसने लड़के को निर्देश दिया कि वह केक लेकर उसके कमरे में जाए। बाद में उसके क्वार्टर में लांस स्वादिष्ट भोजन देखकर भावुक हो गया। उसने उसे आगे बढ़कर खाने के लिए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ाकर केक पकड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। उसी समय उसने नौकरानियों को उसके बारे में टिप्पणी करते सुना। कितना अभद्र! वह सचमुच अपनी उत्पत्ति नहीं छिपा सकता। वह युवती ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खाना क्यों खा रही है? बियॉन्ड को एहसास हुआ कि अगर वह उसे सता रही होती तो ठीक रहता, लेकिन उसे नौकरानियों का ऐसा करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने उन्हें जाने के लिए कहा। युवती की प्रतिक्रिया से अचंभित होकर नौकरानियों ने पूछा कि क्या हुआ था। तभी बियाना ने फिर से अपने पंजे दिखाने का फैसला किया और पूछा कि क्या नौकरानियों को अब अपने मालिकों से सवाल करने की आदत हो गई है, और अगर बातें ही काफ़ी नहीं हैं तो शायद उसे अपने कामों से दिखाना चाहिए। बेशक वे तुरंत वहां से चली गईं, और बियाना ने देखा बेचारा लैंड जरा सी आहट से ही कांप उठता था। उसके साथ शायद बहुत बुरा व्यवहार हुआ होगा। हालांकि इस जन्म में उसने किसी से रिश्ता न बनाने का फैसला किया था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा, और शायद इस जन्म में किसी साथी का होना इतनी बुरी बात नहीं थी। उसने उससे पूछा कि क्या वह चाहेगा कि वह उन नौकरों को सजा दे। हालांकि वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने पूछा कि क्यों नहीं, खासकर जब वे उस पर हंसे थे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा दी गई। उसके साथ क्रूरता करना एक गंभीर अपराध था। बेचारा लैंड रोने लगा और कहने लगा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। सजाएं बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। बिना सोचे समझे बेउसे को दया आ गई और उसने उस बेचारे लड़के को गले लगा लिया। उसने उससे कहा कि चिंता मत करो, वह कुछ नहीं करेगी। और उसी पल से उसने उस हवेली को साफ करने और सब कुछ व्यवस्थित करने का फैसला किया। उसे एक छोटे पिल्ले की तरह पालते हुए वह उसे गले लगाती रही और कहती रही कि जितना चाहे रोए। वह उसे इस नए जीवन में अपनी पहली संपत्ति मान रही थी। बाद में मार्क्वेस के कक्ष में उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस जीवन में वह लैंड को उसके पिता की तरह एक भावशून्य और भावशून्य व्यक्ति नहीं बनने देगी। इसलिए उसने एक प्रशिक्षक की मांग की। बटलर ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि उस युवती के पास पहले से ही विभिन्न क्षेत्रों, शिष्टाचार, संस्कृति, गणित और इतिहास के प्रशिक्षक हैं।
लेकिन उसने कहा कि उसे हर विषय के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि वह किसी को शिक्षित करना चाहती थी। मार्कस ने पूछा कि वह कौन है। उसने कहा कि वह लेट है। उसने यह भी पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसका जवाब था अस्पष्ट। उसने बस इतना कहा कि वह उसे पढ़ाना चाहती है, और चूंकि वह अपनी किसी भी कक्षा में शामिल नहीं होगी, इसलिए वह उसके सभी शिक्षकों को भी निकाल सकता है। साफ चेहरे और मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे यकीन है कि मार्कस उसकी मांग पूरी करेगा। कमरे से बाहर जाने से पहले मार्कस ने पूछा कि वह उस बच्चे में दिलचस्पी क्यों दिखा रही है, और मुख्य पात्र, हमेशा की तरह थोड़ा पागल, ने बस इतना ही जवाब दिया, क्योंकि लांस उसका है और वह किसी को भी अपने छोटे से पिल्ले का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने कहा वह उसे हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहती थी, और इसीलिए उसे मार्कस की मदद की जरूरत थी। इस जीवन में वह अभी भी छोटा और प्यारा था, लेकिन उसे यकीन था कि एक दिन वह छोटा पिल्ला एक शक्तिशाली जानवर बनेगा जिसे कोई कम नहीं आंक सकता, और इस तरह एलियन परिवार उस जानवर को आगे बढ़ाने वाले पंख बन जाएगा। मार्कस के कक्ष से बाहर निकलते ही बियॉन्ड की मुलाकात एक नौकरानी से हुई जो साफ तौर पर घबराई हुई थी। नौकरानी ने पूछा कि क्या वह युवती अपने कक्ष में वापस लौट रही है, और बियॉन्ड, उसने देखा कि नौकरानियां उसे सामान्य से ज्यादा देख रही थी। शायद वह दरवाजे पर चुपके से सुन रही थी। कुछ दिनों बाद उस युवती के आदेश पर लांस का कमरा एनेक्स से मुख्य भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उसकी आया ने यह सुनिश्चित किया कि वह बियॉन्ड के कमरे से अभी भी काफी दूर रहे। अब जब वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, तो बियॉन्ड ने अपनी आया के इस छोटे से हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे चिंता थी कि क्या लांस सो गया होगा और कैसे। वह कमरा बदलने के बारे में सोच रहा था। उठते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी नानी भी अपने कमरे में नहीं थी, और किसी अनहोनी की आशंका से वह सीधे लांस के कमरे में दौड़ी यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। उसने जो देखा वह एक भयानक दृश्य था। लांस के कमरे में कई नौकरानियां थीं जो उसे नीचा दिखा रही थी, उसे घिनौना इंसान कह रही थी और पूछ रही थी कि क्या उसे पता भी है कि उसने किसकी जान चुराकर उस हवेली में घुसने की कोशिश की थी, कि उसके जैसे कमीने को कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। और सामने खड़ा व्यक्ति यह सब कह रहा था। ये चीजें कोई और नहीं बल्कि नानी ही थी। वह लांस से पूछ रही थी कि वह यहाँ क्यों आया है, जिससे उसकी मौजूदगी से युवती को तकलीफ हो रही है। और बकवास सुनने में असमर्थ बियॉन्ड ने लात मारकर दरवाज़ा खोल दिया, जिससे सब सुन रहे थे और सदमे में आ गए। नानी उलझन में पूछ रही थी कि युवती वहाँ क्या कर रही है, लेकिन बियॉन्ड गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, और बटलर को तुरंत आने के लिए चिल्लाया। जैसे ही वह पहुंचा, बियाना ने कहा कि उसने अभी अभी लांस को सभी द्वारा दुर्व्यवहार करते हुए देखा है, उन नौकरानियों और आया को। लेकिन आया के मन में मार्टियानिस की मौत का कारण लांस की उपस्थिति ही थी, और इसीलिए उसे जीवन भर कष्ट सहना पड़ेगा। बियॉन्ड ने बस इतना कहा कि आया को ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ वही नाराज नहीं थी, मार्क्वेस्ट भी नाराज था। उस रात के बाद हवेली में कोहराम मच गया। सभी नौकरानियों की गवाही से यह साफ हो गया कि हर चीज के पीछे मुखिया ही था। फिर भी बियॉन्ड यह बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे सजा मिलते देखना। जाहिर है नानी ने जो किया था वह अक्षम्य था, लेकिन उसी ने बियॉन्ड को पाला और पढ़ाया भी था। उसने मार्कस से व्यक्तिगत रूप से नानी को बर्खास्त करने का अनुरोध किया, और हालांकि वह चिंतित था, उसने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान करना चुना। जाने से पहले नानी ने बस इतना कहा कि बियॉन्ड को इस दिन का पछतावा होगा। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद बियॉन्ड ने सभी नई नौकरानियों को निष्ठा से नियुक्त किया, और उसने फिर कभी नानी के बारे में कोई खबर नहीं सुनी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद एक दोपहर लेंट के साथ चाय पीते हुए उसने देखा कि वह थोड़ा बेचैन लग रहा था। लेंट ने पूछा कि क्या वह इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि वह हवेली में रह रहा था। उसने उसे चिंता न करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसने जोर देकर कहा कि उस दिन उन सभी नौकरानियों ने उसे बताया था कि जब वह हवेली में आया था तो उसने युवती को बहुत तकलीफ दी थी। बियॉन्ड उसे प्रोत्साहित करना जानती थी, और उसने कहा कि उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि वह हर संभव कोशिश करेगी ताकि उसका आत्मविश्वास कभी कम न हो। वहां रहते हुए
उसे बस उसकी बातें याद रखने की जरूरत थी और उस जगह पर रहना कितना अच्छा था। बियॉन के जीवन में कुछ बदलावों के बावजूद कुछ घटनाएं इस जीवन में भी वैसी ही रहीं। उसके पिछले जन्म में उसकी और युवराज की युवावस्था के उत्सव के दौरान सगाई हुई थी। चूंकि वह अभी बहुत छोटी थी, इसलिए प्रथम युवराज का समर्थन करने वाले गुट ने इस विवाह का विरोध किया। इसलिए उनकी सिर्फ सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। और अगर चीजें उसी तरह चलती रहीं जैसे उसके जीवन में थीं, पिछले जन्म में उसे यकीन था कि अपने 16वें जन्मदिन पर वह युवराज बनेगी। मार्टियनिस की मृत्यु के 4 साल बाद बियॉन का 16वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था और शादी को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी। इससे पहले कि सब कुछ इसी राह पर चलता रहे, उसे कुछ करना जरूरी था, और वह वहां था। उसकी सारी चिंता का कारण, वह युवराज के साथ चाय पी रही थी और यह सब सोच रही थी। उसने विनम्र होने का नाटक करते हुए बस इतना पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह दिखने में जैसे उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसे हमेशा गहरी सांस लेनी पड़ती थी, अपने पिछले जीवन की सारी यादें खुद को याद दिलानी पड़ती थीं और याद रखना पड़ता था कि यह प्यार नहीं था, यह तो बस शिष्टाचार था। क्योंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसका धैर्य जवाब देने लगा और उसने कहा कि वह डॉक्टर को बुलाएगा, क्योंकि वह उसे जवाब भी नहीं दे पा रही थी। लेकिन उसके जाने से पहले उसने उसे पकड़ लिया और कहा कि वह ठीक है, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने फिर पूछा कि क्या वह सचमुच ठीक है, और उसने हाँ कह दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वे इस जीवन में कई बार मिल चुके थे, फिर भी उसके आसपास रहना बेओन को असहज लगता था। बात और बिगड़ गई क्योंकि सम्राट का मानना था कि अगर बेओन और युवराज हफ्ते में कम से कम 2-3 बार साथ समय बिताए तो उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था कि समस्या उसकी नहीं थी। साफ तौर पर युवराज ही थे जो रिश्ते को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उसे पिछले जन्म से चीजें थोड़ी अलग लग रही थीं। उसे हमेशा लगता था कि वह उसे परेशान करता है, लेकिन अब इस जन्म में कम से कम उसे उसकी भलाई की परवाह तो थी। शायद इसलिए क्योंकि वह उससे पहले जितनी चिपकी नहीं रहती थी। लेकिन किससे परवाह? उसका इरादा इस जन्म में उससे शादी न करने का था। फिर उसने सगाई तोड़ने की बात छेड़ने का फैसला किया। उसने शुरुआत यह कहकर की कि उनकी सगाई को 2.5 साल हो चुके हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजकुमार अचानक चौंक गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रही है, और उसने पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है। बायोन कहती है कि नहीं, राजकुमार ने हमेशा अपनी मंगेतर होने के नाते उसके साथ बेहद सम्मान से पेश आया है। फिर भी वह बार बार पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, जिससे वह यह विषय उठा रही है, और वह जोर देकर कहती है कि सब कुछ हमेशा सही रहा है। फिर वह पूछता है कि क्या उसके साथ समय बिताना उसके लिए असहज है। उस पल वह उसे ऐसे देख रहा है जैसे उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर एक सवाल के साथ जवाब देती है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या हम इन मुलाकातों को टाल सकते हैं? वह बस हंस देता है और वह भी जानती है कि यह उसके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन वह जवाब देता है कि चूंकि वह उसका मंगेतर है इसलिए उन्हें मिलना चाहिए। अंत में बातचीत का असली केंद्र तब आता है जब बायोन कहती है कि कोई भी सगाई टूट सकती है। इससे उसका धैर्य जवाब देने लगता है और वह पूछता है कि क्या वह सचमुच अपनी सगाई तोड़ना चाहती है, और बायोन हाँ कहती है कि वह इसे तोड़ना चाहती है क्योंकि वह उसे प्यार नहीं करती। वह उसकी प्रतिक्रिया सुनकर राजकुमार जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वह इतनी अद्भुत इंसान है, कि उसमें लोगों को अचंभित कर देने की अद्भुत प्रतिभा है। लेकिन यह समझने पर कि बायोन मजाक नहीं कर रही है, राजकुमार कहता है कि उसे नहीं पता कि वह मासूम है या नाटक कर रही है, क्योंकि राजघरानों या कुलीनों का सिर्फ प्यार के लिए शादी करना बेहद दुर्लभ है। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि परिवारों के बीच एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य आपसी हितों को मजबूत करना है। चूंकि वह एक कुलीन परिवार में जन्मी और अनेक विशेषाधिकारों का आनंद लेते हुए सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीते हुए, वह निश्चित रूप से समझती है कि परिवार के हित में विवाह करना ही सही है। राजकुमार को यह सब कहते हुए सुनकर भी बियोन बस यही सोचती है कि अगर परिवार के हितों का पालन करने से उसे त्रासदी का सामना करना पड़ता है
तो क्या उसे सचमुच उस रास्ते पर चलना चाहिए? जीवन बहुत छोटा है और वह इसे ऐसी जगह जाकर बर्बाद नहीं करना चाहती जहां वह नहीं जाना चाहती। फिर वह राजकुमार को जवाब देने का फैसला करती है, यह कहते हुए कि उसका सपना किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जिसे वह सच्चा प्यार करती है और अपना बाकी जीवन उसके साथ खुशी से बिताना है, एक ऐसी खुशी जो उसके जीवन में थी, जैसा कि लिया को तो पता था लेकिन बायोन को कभी नहीं। फिर वह राजकुमार से पूछती है कि क्या सचमुच उसका साथ देना जरूरी है? चूंकि सगाई शर्तों पर आधारित थी, तो क्या उसके लिए उससे बेहतर संभावनाओं वाली कोई युवती ढूंढना बेहतर नहीं होगा? बायोना की बेतुकी बातों से तंग आकर राजकुमार जवाब देता है कि वह जरूर कुछ गलत समझ रही है, क्योंकि उससे बेहतर संभावनाओं वाला कोई नहीं। बायोन पूछता है कि क्या उसे इस बात का यकीन है? उसे इस शादी को रोकने के लिए किसी न किसी तरह की जरूरत है। चूंकि उसे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं और अब उसे खुश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे खुद को रोक कर रखने की जरूरत नहीं है और वह जो सोचती है उसे आसानी से कह सकती है। और इसलिए वह राजकुमार से कहती है कि अगर वह चाहे तो वह खुशी खुशी उसके लिए एक आदर्श महिला ढूंढ देगी। बातचीत से अभी भी परेशान राजकुमार कहता है कि भले ही बायोन से बेहतर कोई हो तो क्या हुआ, उनकी आधिकारिक सगाई हो चुकी है और वह आधिकारिक तौर पर उसकी मंगेतर बन चुकी है। इसका एक बहुत आसान उपाय है, उसे बस उससे प्यार करना है। वह उसके करीब आता है, लगभग उसे चूमने ही वाला है, लेकिन जब वह उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। अपना नकारात्मक पक्ष दिखाते हुए वह कहता है कि जब प्रे भागता है तो शिकारी का सहज स्वभाव उसका पीछा करना होता है और शेखी बघारने के लिए नहीं। वह एक बेहतरीन शिकारी है, इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे उकसाए नहीं। वह वाक्य का अंत भी उसे मेरी खरीद कहकर करता है। घर वापस आते हुए बियोन सोचती है कि क्या वह हमेशा से इतना पागल था या बस इसी जन्म में है, लेकिन वह जानती थी कि वह सगाई तोड़ने के लिए यूं ही राजी नहीं होता। यह इतना आसान कभी नहीं होने वाला था, खासकर तब जब इस जन्म में भी वह नीले बालों वाली लड़की से नहीं मिला था और उसे अभी भी बियोन के परिवार से जुड़ी चीज़ों की ज़रूरत थी। फिर भी उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी संदिग्ध थी। वह नाराज या चिढ़ा हुआ नहीं था, वह बस उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है, और इससे वह चिढ़ गई क्योंकि वह बहुत हैरान थी। उसकी प्रतिक्रिया से लगा कि वह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसे उस परेशान करने वाले लेकिन खूबसूरत चेहरे पर बस मुक्का मार देना चाहिए था। सच कहूं तो इस बार चीज़ों को वैसे ही होने देना इतना बुरा नहीं होता जैसा होना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार उसे पहले जैसा दुख नहीं सहना था। जैसे ही उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, वह बस एक कदम पीछे हट सकती है और अपनी जिंदगी जी सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकती है जिसे वह सच्चा प्यार करती है और हमेशा खुशी से रह सकती है। बस एक साथी ढूंढना और बुढ़ापे तक जिंदगी जीना भी अच्छा होगा, काफी है। लेकिन उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वह जाने ही नहीं देगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे शिकार कहने की? क्या उसे लगता है कि सिर्फ शिकारी ही शिकार कर सकते हैं? वह उसे पछताने का फैसला करती है और यह दिखाने का कि शिकारी भी अपने शिकार का शिकार बन सकते हैं। हवेली लौटते ही उसने नौकरानी से पूछा कि लैंड कहाँ है। जाहिर है वह प्रशिक्षण मैदान में था और नौकरानी ने पूछा कि क्या उसे जाकर उसे बुलाना चाहिए, लेकिन बियोन ने खुद वहां जाने का फैसला किया क्योंकि वह यह सुनकर चिंतित थी कि वह एक सेवानिवृत्त सैनिक को अपने साथ ले आया है। शिक्षा, लेकिन जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जो कभी साम्राज्य के शीर्ष 10 में स्थान रखता था, वह एक उत्कृष्ट प्रशिक्षक था। उसे लड़ाई के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन लांस को इतने लंबे समय तक ऐसे किसी व्यक्ति के साथ टक्कर लेते देखकर उसके शिक्षक में जरूर कोई खास प्रतिभा रही होगी। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और एल ने देखा कि बायोन पहले ही घर लौट आई थी। उसे देखकर खुश होकर उसने पूछा कि वह वहां क्यों गई थी और उसे अपनी बहन कहकर पुकारा। उस समय बायोन उसे अपने छोटे पिल्ले की तरह मानती रही और उसे ऐसा न कहने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा बड़ा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि उसकी बातें ही कानून थी और बेचारा लड़का पूरी तरह से मोहित हो गया या शायद बस दयनीय लग रहा था। उसने देखा कि वह हमेशा की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी, तो उसने पूछा
कि क्या महल में कुछ हुआ है। उसने हाँ कहा कि उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसे शायद रेबीज था। चिंतित होकर लांस ने पूछा कि महल में कुत्ता कैसे हो सकता है और क्या उसे चोट लगी है। बिना कुछ कहे उसने बस उसे गले लगा लिया। वह घबरा गया और बोला, अभी अभी प्रशिक्षण लिया था और शायद पसीने की गंध आ रही थी, लेकिन उसने उसे मना कर दिया कि उसे सिर्फ गर्म धूप की खुशबू आ रही है। लैंट बियोन को जानने वाला सबसे ज्यादा सुकून देने वाला इंसान था और इसीलिए वह चाहती थी कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपने नन्हे पिल्ले पर अपनी ऊर्जा फिर से भर पाती, एक नौकरानी आ गई और बोली कि उसके पास एक बहुत बुरी खबर है। उसके दादा काउंट पिसो की तबीयत बहुत खराब थी। जिस दिन वे आखिरी बार अलग हुए थे, उसके बाद उसे यकीन नहीं था कि यह महज एक इत्तेफाक था, लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही था। पिछले जन्म में उसकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन वह उससे मिलने आया, 2 महीने बाद वह उसके घर के पास ही एक हवेली में रहने लगा था और इसीलिए वह अक्सर उससे मिलने आता था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके साथ बिताए गए समय की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किसी कारण से उसका शरीर बहुत कमज़ोर था और इसलिए उसके आसपास के सभी लोग उस अपरिहार्य घटना की तैयारी कर रहे थे। और वह दिन शायद आ ही गया था। जब वह काउंट की हवेली पहुंची तो उसे एल मिली, जो काउंट की बेटी एरियल थी और अब उसकी मौसी भी। थोड़ा उलझन भरा है ना, उम्र वगैरह की वजह से, लेकिन ऐसा ही था। बायोन ने पूछा कि वह वहां अकेली क्यों है, उसे इधर-उधर भटकना नहीं चाहिए। लेकिन एली ने कहा कि वह अपने पिता के कमरे में जाना चाहती है। हालांकि वह जानती थी कि एल सचमुच उसे देखना चाहता है, बायोन को चिंता थी कि कहीं वह अंदर जाकर कुछ दर्दनाक न देख ले। कमरे के अंदर से कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसे वह पहले से ही पहचानती थी। इवान, काउंट पिसो का उत्तराधिकारी। इवान पिन्सन के बारे में जानकारी हमेशा से एक रहस्य रही थी। उसके पिछले जन्म में भी कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। उनकी राष्ट्रीयता और उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। इसी वजह से पिन्सन परिवार हमेशा से उन पर शक करता रहा था और उनके उत्तराधिकारी बनने का विरोध करता रहा था। फिर भी काउंट की इच्छा के अनुसार उन्हें काउंट ऑफ पिन्सन की उपाधि विरासत में मिली और उसके बाद पिन्सन परिवार और भी ज्यादा अमीर हो गया और अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश किया। वे व्यापारी थे और कई कुलीन महिलाएं पिन्सन परिवार से खरीदी गई चीज़ों को दिखाना पसंद करती थी। अपनी खरीदी हुई चीज़ें, कपड़े, गहने, जूते, हर तरह की चीज़ें प्रदर्शित करना एक चलन बन गया था। शानदार सामान। बियोन ने उसे और पिन्सन परिवार को औरतों के सामान बेचने वाले के रूप में जो धारणा दी थी, उसके कारण उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा होगा। लंबा, चौड़े कंधों वाला और तीखे नैन नक्श वाला, वह व्यापारी से ज्यादा योद्धा लग रहा था। एले उसे देखकर खुश हुई और झट से उसकी बाहों में आ गई। बियोन हैरान थी क्योंकि एल आमतौर पर अजनबियों के सामने शर्मीली होती थी। अगर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वे जरूर बहुत करीब होंगे और एक दूसरे से अक्सर मिलते होंगे। उसने एल से कहा कि वह अभी अपने पिता से नहीं मिल सकती क्योंकि, हालांकि उसे उसकी बहुत याद आ रही थी, वह बहुत बीमार था, इसलिए उसे बस थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ा। एल को दिलासा देते हुए उसने दरवाजे की ओर देखा और बियोन और उसके पिता को अंदर आकर काउंट से बात करने का इशारा किया। काउंट बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन वह बियोन को देखकर खुश था। हालांकि वह कई लोगों को अलविदा कहने की आदी थी, यहाँ तक कि दूसरे जन्मों में भी अनगिनत बार ऐसा कर चुकी थी। फिर भी अपने दादाजी को इस तरह देखकर उसके सीने में भारीपन महसूस हुआ। उसने आने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह चाहता है कि वह खुश हो, और इस तरह उन्होंने मरने से पहले अपने आखिरी शब्द कहे। काउंटेस निराशा में टूट गई क्योंकि उसे पता था कि वह चला गया है और रोने लगी। बायून को एहसास हुआ कि जब से उसने एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया है, उसके दादा ही पहले व्यक्ति थे जिन्हें उसने सचमुच परिवार माना था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले जन्म में महसूस किया था। उनका प्यार और दयालुता उन सभी बर्फ और दीवारों को पिघलाने के लिए पर्याप्त थी जो उसने इस जन्म में बायोनी के रूप में अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर दी थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, फिर भी वह उसके लिए जिया, और 4 साल पहले जैसा नहीं, और इसके लिए वह उसके साथ कितना अतिरिक्त समय बिताने के लिए भी बहुत आभारी थी। मार्कस ने देखा कि बियोन की तबीयत ठीक नहीं थी।
और जब उसने उसे अपनी ओर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना रो रही थी। कमजोरी के एक पल में उसने बस अपने पिता को गले लगा लिया और उन्होंने उसे कहा कि वह जितना चाहे रो सकती है, और जब तक उसके आंसू सूख नहीं जाते वह ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि वे आमतौर पर एक दूसरे के प्रति कितने ठंडे रहते थे, वह रोना बंद करके उनसे दूर जाना चाहती थी। जितनी जल्दी हो सके उस गले लग जाओ। लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काउंट के अंतिम संस्कार के समय पिन्सन परिवार पहले से ही इवान के उत्तराधिकार को लेकर जोर शोर से लड़ रहा था। बियोन स्तब्ध रह गई। अपने पिछले जन्म में उसने इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन अब इसे प्रत्यक्ष देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं आए। फिर भी काउंट के उत्तराधिकारी के बारे में बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार उसने उन्हें शांत करने की कोशिश करने के लिए बोलने का फैसला किया। संक्षेप में 4 लोग थे। काउंट की विरासत के लाभार्थी, उनकी पत्नी और बेटी को पूरा काउंटी और परिवार का इलाका, साथ ही ढेर सारा पैसा और खजाना मिलेगा जिससे वे अपना बाकी जीवन ऐशो आराम से बिता सकेंगी। अपने पिछले जन्म की तरह बियोन को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, कुछ गहने और थोड़ा पैसा मिला। अब मुख्य विरासत, जिसके एरियल के भावी पति को मिलने की उम्मीद थी, ही हंगामे का कारण बनी। एल की संरक्षकता और नियंत्रण पूरी पिन्सन मर्चेंट कंपनी इवान को दे दी गई। इस जीवन में बियोन को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि पहले के विपरीत इस बार उसका नाम इवानली पिन्सन नहीं बल्कि इवानली लिखा गया था। दूसरे रिश्तेदार बहस करते रहे। पिन्सन के खून का एक कतरा भी हिस्सा न होने पर कोई पूरी मर्चेंट कंपनी का वारिस कैसे हो सकता है? यह बेतुका था। और उनका क्या मतलब था? उसकी कस्टडी होगी। उसे एरियल की कस्टडी कैसे दी जा सकती थी? क्या यह परिवार के ही किसी बड़े व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए था? उन्होंने मांग की कि काउंटेस्ट कुछ कहे। वह कैसे अनुमति दे सकती थी एरियल की कस्टडी किसी अजनबी को दी जाए? लेकिन जब काउंटेस ने जवाब दिया कि उन्हें उस पर भरोसा है, तो बात और बिगड़ गई। वह अपने परिवार से ज्यादा किसी पर कैसे भरोसा कर सकती थी? उन्होंने काउंटेस की पृष्ठभूमि पर भी हमला करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि शायद एरियल असल में काउंट की बेटी ही नहीं थी। यह देखकर कि हालात सुधरने वाले नहीं हैं, बायोन ने सूप का बर्तन तोड़कर ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे कहें कि उसकी चाची एल पिन्सन वंश की नहीं थी, यह इशारा करते हुए कि उसकी दादी काउंटेस्ट धोखा दिया। क्या वे सचमुच उसके और काउंटेस के सामने ऐसा कह रहे थे? यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक सीमा पार कर ली है, उन्होंने बायोन से माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह नहीं थी जिससे उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और वे समझ गए कि वह चाहती थी कि वे काउंटेस्ट से माफ़ी मांगे। हालांकि अब वे परिवार के सदस्य थे, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वह इस उपाधि के योग्य है, खासकर उसके साधारण मूल के कारण। वह काउंट से शादी करके ही काउंटेस्ट बनी थी, लेकिन उनके सामने बायोन खड़ी थी, मार्क्वेस की बेटी और एक मजबूत अगली महारानी बनने की उम्मीदवार। इसलिए वे उसकी मांग को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उनमें से एक ने इसे छिपाने की कोशिश की, यह कहकर कि यह बस एक युवक की गलती थी, और बाकी सभी ने तनाव कम करने के लिए सहमति जताने की कोशिश की। लेकिन माहौल तनावपूर्ण बना रहना तय था, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा कि भले ही वह शक्तिशाली हो, लेकिन यह जगह उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसका अभी तक वयस्कता समारोह भी नहीं हुआ है। वह चिढ़ गई और उसने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि वह क्रिस स्लॉथ है, और अपनी बात खत्म करने के लिए अपमान सहते हुए उसने कहा कि उसने पहले कभी यह उपनाम सुना ही नहीं था। उसने सोचा था कि उत्तराधिकार के बारे में बहस करने वाले किसी व्यक्ति के लिए कम से कम वे किसी कुलीन घराने के उत्तराधिकारी तो होंगे ही, लेकिन यह भी सच नहीं था। और उसने यह कहकर बात खत्म की कि जवान हो या ना हो, उन लोगों के विपरीत जिनका कोई मध्य नाम भी नहीं था, वह सचमुच एक कुलीन युवती थी। आखिरकार वह भी अपने बेटे को इतनी कुलीन उपाधि नहीं दे सकता था। वे अब भी बहस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें सच्चे कुलीन न होने के लिए नीचा दिखाती रहती है। वह पूछती है कि चूंकि लोग जो असली रईस भी नहीं हैं, काउंट का घर और नाम अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे किसी जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यह देखकर कि बात आगे नहीं बढ़ रही और अब अपमान नहीं सुनना चाहता, वह आदमी पूछता है कि क्या इवान को उत्तराधिकारी मान लेने से उसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन हमारा नायक किसे जाने देने को तैयार नहीं दिखता, क्योंकि वह उससे पूछती है कि वह खुद को क्या समझता है जो कुछ भी स्वीकार या निर्णय ले।
जब वह उसे फिर से मिस कहता है तो वह उसे सही करती है। बायोना लोसा एलियांट। लोसा सिर्फ एक मध्य नाम, लेकिन किसी दूसरे परिवार का नाम। आमतौर पर कुलीन महिलाओं को शादी के बाद केवल अपने पति का उपनाम मिलता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, और वह तब होता है जब परिवार में कोई अन्य उत्तराधिकारी ना हो या जब परिवार अपनी बेटियों को उत्तराधिकार सौंपने का फैसला करता है। और चूंकि शाही कानून के अनुसार एक महिला परिवार की मुखिया नहीं हो सकती, इसलिए उपनाम के माध्यम से उत्तराधिकार का अधिकार उसके पति या उसके बच्चों को हस्तांतरित हो जाता है। केवल एक बच्चा ही एक साथ दो पारिवारिक नामों का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, इसीलिए बच्चा पिता का उपनाम लेता है और मां के परिवार की विरासत मध्य नाम में झलकती है। तो अतीत में वापस जाकर लासा उनके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है? और फिर उन्हें लासार्ट याद आता है। लासार्ट ट्रेडलपन, जो पायसन परिवार के संस्थापक का नाम था, और चूंकि उसे यह नाम विरासत में मिला था, इसलिए घर में उसकी सर्वोच्च शक्ति है। और वहीं वह उन्हें पायसन परिवार से हमेशा के लिए निर्वासित करने की अपनी वसीयत जारी करती है, जिससे यह तर्क और इससे उत्पन्न होने वाले खतरे सामने आते हैं। एरियल के भविष्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। अपने दादा के अंतिम संस्कार के बाद वह एक हफ्ते बाद युवराज से मिलने महल लौटी। जब बटलर उसे महल से होते हुए ले जा रहा था तो उसने देखा कि यह बिजादे के महल, युवराज के महल जहां वे हमेशा मिलते थे, का रास्ता नहीं था। बटलर ने बताया कि महामहिम के आदेशानुसार उसे बहात के महल तक ले जाया जाना था। उसने कारण भी पूछा, लेकिन बटलर ने कहा कि वह तो बस एक नौकर है, इसलिए पता नहीं था। वह तो बस आदेशों का पालन करता था। वह थोड़ी उलझन में थी क्योंकि बहात का महल सम्राट का महल था। जब वह बगीचे में पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ युवराज ही नहीं, बल्कि उसके पिता सम्राट भी थे, जो उसे देखकर बहुत खुश थे। उसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया, लेकिन सम्राट ने कहा कि अब इस औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अब सिर्फ परिचित ही नहीं थे। युवराज ने भी उसके करीब होने का नाटक किया, उसके लिए एक कुर्सी खींची और उसे यह कहकर भी पुकारा, एक उपनाम। और ऐसा लग रहा था जैसे वह जानता था कि बायोन का दिल कैसे धड़काना है, क्योंकि जैसे ही वह बैठी उसने उसके कान के पास फुसफुसाया। सम्राट उनके बीच की बातचीत से खुश था, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा था कि वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। इससे बचने की कोशिश में वह सम्राट को विनम्रता से जवाब देती रही, जो उसे ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वह बायोन के करीब रहना चाहता था। लेकिन युवराज ने कहा कि यह उसके आकर्षण का हिस्सा है और उसके पिता को समझना होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, उसे भी फोन करने लगे और पूछने लगे कि वह आखिरकार कब उसका आराम से इलाज करवाएगी, क्योंकि जल्द ही वे एक परिवार बन जाएंगे। बियोन को समझ आ गया कि असल में क्या हो रहा है। युवराज ने उसे वहां इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन नज़दीक आ रहा था और उसके वयस्क होने के जश्न के साथ उसकी शादी भी होने की पूरी संभावना थी। युवराज ने यह भी कहा कि बियोन के जन्मदिन में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सारी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्या बियोन भी ऐसा ही करेगी? क्या वह अपने पिछले जन्म की तरह ही युवराज से शादी कर पाएगी, या क्या वह उससे नाता तोड़ने का कोई रास्ता निकाल पाएगी? क्या वह इस जन्म में अलग होगा और उससे सच्चा प्यार करेगा, या क्या वह नीले बालों वाली लड़की के दोबारा सामने आते ही बदल जाएगा और उससे नफरत करने लगेगा? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सीरीज के अगले अध्याय देख सकें। प्यार और फिर मिलते हैं।